ये कहानी है पुलिस और भूत की। पुलिस कंट्रोल रूम कमरे में हर समय घंटी ही बजती रहती है। कोई लाश की सूचना दे रहा है तो कोई गृह कलह की, किसी की पत्नी गायब है तो किसी का पति, कोई अपने पुत्र के लिए परेशान जो अभी तक घर वापस नहीं आया। इन्हीं सब कॉल में एक कॉल ऐसी है जिसको इंस्पेक्टर दीपक गंभीरता से नहीं लेता। रात के लगभग 12:30 हुए होंगे। ये कॉल मुर्दा घर से आई थी। हेलो इट इज पीसीआर। हाँ बोलिए, पुलिस कंट्रोल रूम। मैं कटरा मोग रूम से बोल रहा हूँ। आप कौन है? आपका नाम? मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। मेरा नाम दिनेश है। अच्छा, तो कहिए क्या हुआ? यहाँ मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। मैं एक कमरे में झाड़ू लगा रहा था, तभी मुझे लगा कोई एक कमरे से दूसरे कमरे तक दौड़ा। मैं बहुत डर गया हूँ। क्या आप एक बार यहाँ आकर देख सकते हैं? अरे कोई बिल्ली होगी। नहीं साहब, मैंने कोई ह्यूमन छाया देखी है। मैंने कुछ विचित्र सी ध्वनि भी सुनी है। साहब आप किसी को भेज दीजिए, बस मेरी तसल्ली के लिए ही सही। दिनेश थोड़ा गिड़गिड़ाते हुए कहता है। दिनेश ने राजनीति में परास्नातक तक परीक्षा प्राप्त की थी, परंतु कोई सम्मानजनक नौकरी न मिलने पर पिछली वर्ष वह सफाई कर्मचारियों के रूप में सरकारी भर्ती ली थी। यह उसकी पहली पोस्टिंग थी। अच्छा ठीक है, मैं पुलिस भेजता हूँ। दीपक बड़ी लापरवाही से कहता है। थोड़े देर में पुलिस आ जाती है। दिनेश की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था और वह पुलिस की प्रतीक्षा में बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, उसके होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे। पुलिस को देखते ही वह ऐसे खुश होता है जैसे डूबते हुए आदमी को किसी ने लाइफ जैकेट थमा दी हो। वह उस अंधेरी रात में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इंस्पेक्टर रावत को देखता है और बड़ी आशा के साथ कहता है, आइए साहब। मोग बिल्डिंग में काफी अंधेरा था, मात्र कुछ ट्यूब लाइट ही उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी। इंस्पेक्टर रावत बड़ी लापरवाही से कहता है, क्या हुआ? क्यों खाली में परेशान करते हो? मुझे दूसरे केस के लिए कानपुर जाना था। तुम्हारे कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। साहब मुझे लगता है यहाँ कोई है। हाँ तो कोई होगा, इसमें इतने डरने वाली क्या बात है? रावत थोड़ा झुंझलाते हुए कहता है। लेकिन साहब आप अंदर चलकर देख लें तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। चलो देखते हैं। रावत के साथ 2 कांस्टेबल पुलिस भी थी। इंस्पेक्टर रावत अपना गन और टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है और उसके पीछे पीछे 2 कांस्टेबल भी आगे बढ़ते हैं। वह बिल्डिंग के अंदर घुसता है और हर एक कमरे की तलाशी लेता है। पहले सामने वाले कमरे में, जहां एक डेस्क और कुछ कुर्सियां थी। डेस्क पर कुछ कागज बिखरे हुए थे। उनमें से एक पुलिस कांस्टेबल ड्रॉर खोलकर देखता है। उसमें कुछ खास नहीं है, केवल कुछ फाइल्स हैं जो मोग में लाशों की डिटेल्स बताती हैं। वह दूसरे कमरे में जाते हैं, वह भी खाली था, कुछ सोफे और कुर्सियां ही थी। शायद वह प्रतीक्षालय कक्ष था जहां डेड बॉडी के संबंधी लोग प्रतीक्षा करते होंगे। दिनेश भी पुलिस के साथ ही था। अब वह लोग लॉबी से होते हुए दूसरे कक्ष में जाते हैं। तभी उन्हें कोई एक औरत एक कमरे से दूसरे में भागती हुई दिखाई देती है। इंस्पेक्टर रावत उसके पीछे भागता है। रुको, तुम कौन हो? वह औरत कुछ नहीं सुनती और भागते हुए सबसे अंत वाले कमरे में चली जाती है। पुलिस उसके पीछे पीछे भागती है। अचानक से वह औरत एक ऐसे कमरे में प्रवेश करती है जो बाहर से लॉक था। पुलिस तेजी से उस कमरे की तरफ आती है और तेजी से उसको खोलने का प्रयास करती है। लेकिन यह क्या, कमरा तो लॉक है। रावत अचंभे से देखते हुए कहता है, वह इसके अंदर कैसे जा सकती है? अब पुलिस के पसीने छूटने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि एक बंद कमरे से कोई अंदर कैसे जा सकता है। दिनेश लंबी सांस लेते हुए कहता है,
साहब, मैं दरवाजा खोलूं। कुछ पल तक तो रावत कुछ नहीं बोलता। सारे लोग एक दूसरे को अपलक नेत्रों से देखते हैं। दिनेश फिर बोलता है, साहब दरवाजा खोलो। रावत चौंकते हुए कहता है, हाँ हाँ खोलो। तुम्हारे पास चाबी है? हाँ साहब। और दिनेश दरवाजा खोलने लगता है। रावत अपनी टॉर्च और गन दोनों पकड़कर एक्शन में आ जाता है, जैसे उसे किसी बड़े अपराधी का सामना करना है। वह दरवाजा खोलकर अपनी टॉर्च से चारों तरफ देखता है। तभी दिनेश कमरे का लाइट ऑन कर देता है। कमरे में चारों तरफ रोशनी हो जाती है। तभी दिनेश चिल्लाया, साहब वह रही। पुलिस ने देखा वह कोई अधेड़ उम्र की एक औरत है, जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। उसके चेहरे से हताशा और निराशा स्पष्ट झलक रही थी, जैसे वह किसी मुसीबत में हो। तब रावत उससे बात करने की कोशिश करता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमको कोई तकलीफ है? देखो, तुमको अब घबराने की जरूरत नहीं। तुम हमें सब बता सकती हो। हम तुम्हारी मदद करेंगे। उधर से कोई जवाब नहीं आता। रावत थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ता है, वह तेजी से बालकनी की ओर भागती है। पुलिस भी उसके तरफ भागती है। लेकिन ये क्या, वह बालकनी से न जाने कहां अंतर्ध्यान हो गई। रावत इधर उधर देखता है, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं चलता। वह टॉर्च से नीचे की ओर देखता है, ये सोचकर कि शायद वह नीचे कूद गई हो, लेकिन नीचे भी कोई नहीं था। तभी उन्हें एक दूसरा दरवाजा दिखाई देता है। वह भी लॉक था। रावत कुछ सोचता है, फिर दिनेश की ओर मुड़कर कहता है, दिनेश ये दरवाजा खोलो। दिनेश कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोलने लगता है। वह कमरा बिल्कुल खाली था और उस कमरे का तापमान समझ के परे था, क्योंकि एक विचित्र से सीलन के साथ ठंड थी, जो पहले कभी अनुभव न की हो, और साथ ही दुर्गंध भी थी। रावत अपना टॉर्च ऑन कर आगे बढ़ता है। दिनेश स्विच ढूंढने लगता है। रावत देखता है उस कमरे में 2 गुरनियां हैं, एक खाली है और एक चद्दर से ढकी हुई है, जो ऊपर से देखने पर एक आदमी की बॉडी लगती है। पुलिस अपने नाक पर रुमाल रखकर आगे बढ़ती है। रावत कांस्टेबल को कपड़ा हटाने को कहता है। वह जैसे ही कपड़ा हटाता है, तभी दिनेश कमरे की लाइट ऑन कर देता है। सभी ये देखकर चकित हो जाते हैं कि यह तो वही औरत है, जिसे लोगों ने अभी अभी भागते हुए देखा था। तब रावत उसके पैर के अंगूठे में फंसे उस टैग को पढ़ता है, तो पता चलता है कि उस औरत को मरे हुए 4 दिन बीत चुके हैं। अग्रिम कहानी कानपुर की है। यहाँ दूरस्थ स्थान पर एक निर्जन क्षेत्र था। वहाँ पर एक टूटी फूटी फैक्ट्री थी, जो वर्षों से इसी अवस्था में थी। वहाँ कोई आता जाता नहीं था, इसलिए प्रशासन ने वहाँ एक पुलिस नियुक्त कर दिया था, ताकि कोई आपराधिक गतिविधि की संभावना न हो। यहाँ प्रत्येक समय पुलिस तैनात रहती थी। दिन और रात की ड्यूटी बदलती रहती थी। इधर 1 महीने से तेज सिंह की नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। वह अपने वैन से उस फैक्ट्री के चारों तरफ चक्कर लगाता था और सुनिश्चित करता था कि वहां कोई अनावश्यक गतिविधि न हो। एक दिन वह प्रतिदिन की तरह फैक्ट्री के चक्कर काट रहा था। तभी उसने देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वह पहली बार इधर से गुजरा था तो ये दरवाजा बंद था। दरवाजा खुला देखकर उसने अपने वायरलेस पर संदेश भेजा कि उसने कारखाने का एक दरवाजा खुला देखा है, जो आमतौर पर बंद ही रहता है। उधर से उसे संदेश प्राप्त होता है कि वह अंदर जाकर देखे। अतः वह बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है। तेज सिंह अपनी पिस्टल निकाल लेता है और टॉर्च की सहायता से बड़ी सावधानी से अंदर प्रवेश करता है। बिल्डिंग के अंदर काफी धूल और जाला था। वह उस कमरे में प्रवेश करता है जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वह ये देखकर थोड़ा प्रसन्न होता है कि वहां किसी के पैरों के निशान नहीं थे। नीचे भूमि पर इतनी धूल थी कि कोई भी यदि अंदर आएगा तो वह अपने पीछे अपने पैरों के निशान अवश्य छोड़ेगा।
तेज ने देखा कि मात्र उसके ही पैरों के चिन्ह भूमि पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, किसी अन्य के प्रवेश के कोई चिन्ह नहीं थे। फिर भी तसल्ली करने के लिए वह थोड़ा और अंदर जाता है। वहां कमरे में टूटी फूटी, जंग लगी हुई कुछ कुर्सियां और मेज थी। दीवारों पर मकड़ियों ने अपना स्थायी निवास बनाया हुआ था। दरवाजे और खिड़कियां दीमक के कारण अत्यधिक जर्जर हो चुके थे। झींगुर की ध्वनि चारों तरफ सुनी जा सकती थी। बीच बीच में छिपकलियों की आवाज भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। तेज सिंह को सब कुछ सामान्य लगा, अतः वह वापस जाने के लिए मुड़ता है। तभी उसे फर्स्ट फ्लोर पर बच्चों के हंसने और दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। तेज सिंह सतर्क हो जाता है, उसे लगा शायद कोई परिवार के साथ आया है। उसने अपनी टॉर्च और बंदूक दोनों तान ली और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी ढूंढने लगा। सीढ़ी ढूंढते ढूंढते वह एक लॉबी में पहुंच गया, जिसकी छतें टूटी हुई थी, जिसके माध्यम से शुक्ल पक्ष के चांद की रोशनी नीचे तक आ रही थी। तेज अपना टॉर्च चारों ओर घुमाता है, तभी उसे एक कोने में एक सीढ़ी दिखती है। ये सीढ़ी लोहे की थी, जिसमें लाल लाल चकत्ते पड़े हुए थे और इसके कुछ भाग भंगित भी थे। तेज संभाल कर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता है। जैसे ही उस पर पैर रखता है, वो सीढ़ी विचित्र सी ध्वनि के साथ गूंजती है। इस ध्वनि के साथ ही चमगादड़ों का समूह पराश्रव्य ध्वनि के साथ उस टूटे हुए छत से बाहर निकलने लगता है। तेज ये सब देखकर डर जाता है और अपने वायरलेस पर संदेश भेजता है, मैंने अभी अभी कुछ बच्चों की आवाज सुनी है। मैं यही चेक करने ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है तेज, मुझे अपडेट करते रहना। उधर से आवाज आती है। तेज सावधानी से अपनी बंदूक ताने हुए ऊपर चढ़ता है। ऊपर एक कमरा था, जहाँ एक टेबल पर एक नोटबुक रखी हुई थी। वह जैसे ही टेबल के निकट जाता है, वैसे ही किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। तेज पलटकर चारों ओर देखता है, पर वहां पर उसे कोई नहीं दिखता। तेज की टॉर्च की रोशन पूरे कमरे का चक्कर लगाकर पुनः उस नोटबुक पर रुक जाती है। वह उस नोटबुक के पास जाता है। आश्चर्य की बात ये थी कि वह नोटबुक देखने में बिल्कुल नई जैसी थी, जबकि उस बिल्डिंग में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो नवीन लगे। वह उस पुस्तक को पलटने लगता है। देखने में वह किसी बच्चे की ड्राइंग बुक लग रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक ऐसे चित्र पर पड़ती है, जिसको देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। उसने देखा ये चित्र तो उसी का है। तभी उसने अनुभव किया कि किसी ने पीछे से उसको फूंका और उसके बाल पीछे से उड़ने लगे। वह तेजी से पलटकर गोली चला देता है, पर पीछे कोई नहीं था। हड़बड़ी में उसका टॉर्च नीचे गिर जाती है। वह टॉर्च उठाने के लिए नीचे झुकता है, परंतु जैसे ही वह टॉर्च को पकड़ने का प्रयास करता है, वह टॉर्च आगे बढ़ जाती। तेज डर के इधर उधर फायरिंग करने लगता है। वह एक बार पुनः टॉर्च को उठाने का प्रयास करता है। इस बार वह टॉर्च उठाने में सफल हो जाता है। टॉर्च लेकर वह शीघ्रता से नीचे की ओर भागता है और बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। वायरलेस पर आवाज आने लगती है, तेज सिंह तुम ठीक हो? तेज सिंह अपने वैन में बैठकर जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। ये घटना आज से 100 वर्ष पुरानी देहरादून की है। वहाँ डोवाला में एक राठी नाम का एक वृद्ध रहता था। वह वृद्ध जब 2 वर्ष का था, तब से उस घर में रह रहा था। वह घर छोड़कर उस स्थान से कभी बाहर नहीं गया, इसलिए उसे उस घर से विशेष मानसिक लगाव हो गया था। वह इस घर में अकेले ही रहता था। श्रीमती राठी की मृत्यु 2 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। उन दंपत्ति के कोई बच्चे भी नहीं थे। उसके जीवन में बस 2 वस्तुएं ही थीं जो उसे इस भौतिक जगत से जोड़ती थी। एक तो उसकी पत्नी जो अब इस संसार में थी नहीं, और दूसरा था उसका घर। इधर कुछ दिनों से पत्नी के प्रयाण के पश्चात वह अत्यधिक एकाकी अनुभव रहा था, इसलिए कभी कभी वह उन भित्तियों पर टंगी अपनी पत्नी के तस्वीरों से अपने भावों को व्यक्त कर लेता था।
उसका एक मित्र भी था जिसको वह नेगी नाम से पुकारता था। घर की आवश्यक सामग्री भी वह उसी से मंगवा लेता था। नेगी भी उसको अकेला समझकर उसकी सहायता कर देता था। एक दिन राठी कई दिनों से बीमार था, परंतु उसे घर से निकलने की इच्छा ही नहीं होती थी, इसलिए वह डॉक्टर के पास नहीं जाता था। नेगी के कहने पर वह यही जवाब दे देता कि वह घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। एक दिन नेगी जब उसके घर आया तो देखा राठी अचेत भूमि पर गिरा पड़ा है। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टर ने बताया कि इसे कोलन कैंसर है और इसके जीवन के मात्र 6 महीने ही शेष है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद राठी घर वापस आ गया। बीच बीच में नेगी आकर उसको देख जाता था और उसकी आवश्यक वस्तुएं, दवाएं आदि की व्यवस्था कर दिया करता था। ऐसे ही दिन व्यतीत होने लगे। एक रात उसके पड़ोसी ने देखा कि राठी आजकल घर से बाहर लॉन में भी नहीं आ रहा है और उसके घर की लाइट भी नहीं जल रही। लोगों ने सोचा शायद वह बीमार होगा, परंतु जब एक दिन उसके घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया। उस समय नेगी देहरादून में उपलब्ध नहीं था, वह एक हफ्ते के लिए अपने लड़के के घर नैनीताल गया हुआ था। पुलिस जब राठी के घर आई तो घर अंदर से बंद था। पहले तो पुलिस ने 1-2 बार आवाज लगाई, पर कोई उत्तर न मिलने पर दरवाजा तोड़ना ही उचित समझा। जब दरवाजा तोड़ा गया तो शाम के 8 बज रहे थे। घर के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई थी। कुछ औरतों ने तो रोना भी शुरू कर दिया था, ये सोचकर कि राठी मर गया। जब पुलिस अंदर पहुंची तो राठी की बॉडी नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और लगभग 3 दिन पुरानी लग रही थी, क्योंकि उसमें से दुर्गंध आने लगी थी। पुलिस ने उसके सांसों की जांच की तो उसके मृत्यु की पुष्टि हो गई। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। इस मध्य पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। इंस्पेक्टर रावत ने देखा कि वह घर बहुत पुराना था और दीवारों पर जानवरों के सिर लटके हुए थे। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि युवावस्था में राठी को शिकार में अत्यधिक रुचि थी। भित्तियों पर 2 बारहसिंघा के सर और एक बाघ का सर पंक्तिबद्ध तरीके से लगभग 7 फीट की ऊंचाइयों पर लगे हुए थे। घर के कोने में एक पुरानी लकड़ी की डॉक्यूमेंट्स की अलमारी रखी हुई थी और दूसरे कक्ष में एक बड़ा सा रेडियो रखा हुआ था, जिस पर मेड इन लंदन लिखा था। डाइनिंग टेबल पर एक फाइल रखी हुई थी। वास्तव में वह मेडिकल रिपोर्ट थी, जिससे ये पुष्टि हो रही थी कि राठी को कैंसर की बीमारी थी। थोड़े ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है। अब तक रात्रि के लगभग 9 बज चुके थे। जैसे ही एम्बुलेंस घर के बाहर आकर रुकती है, घर का वातावरण अकस्मात कुछ बदल सा जाता है। घर में दुर्गंध और तीक्ष्ण हो जाती है। इंस्पेक्टर रावत देखता है कि बारहसिंघा के सीन से कुछ टपकने लगा है। वह पास जाकर देखता है तो वह रक्त की बूंदें थी। 2 पैरामेडिक्स जैसे ही स्ट्रेचर लेकर कमरे में घुसते हैं। कमरे की लाइट स्वतः ही ऑन ऑफ होने लगती है। भित्ति पर टंगा हुआ बाघ का सर अपने आप मुंह फाड़ने लगता है। ये सब देखकर दोनों पैरामेडिक्स डर जाते हैं और उनके हाथों से स्ट्रेचर गिर जाता है। रावत हिम्मत रखते हुए कहता है, बॉडी को जल्दी से बाहर निकालो। दोनों पैरामेडिक्स बॉडी को उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वह उसके पास जाते हैं, रेडियो अपने आप बजने लगता है और उसमें से भयानक आवाज आने लगती है। दोनों सहम जाते हैं और भागने लगते हैं। दोनों को भागते देख रावत जोर से चिल्लाता है, बॉडी उठाओ और जल्दी यहाँ से चलो। दोनों डरते डरते उसको उठाकर स्ट्रेचर पर डालते हैं, परंतु जैसे ही वह बाहर निकलते हैं, उनमें से एक पैरामेडिक्स के सर के ऊपर वह बाघ वाला सर गिर जाता है। वह घायल होकर अचेत हो जाता है। तब रावत अपने पुलिस साथी से कहता है, तुम लोग स्ट्रेचर उठाओ और उसको बाहर ले चलो। जैसे ही राठी की बॉडी बाहर आती है तो बाहर खड़ा एम्बुलेंस का इंजन अपने आप ऑन हो जाता है और उसका हेडलाइट जलने बुझने लगता है। इसके पश्चात भी रावत घबराता नहीं है।
वह बड़े साहस के साथ उन लोगों की सहायता करता है और किसी तरह वह बॉडी को एम्बुलेंस के अंदर रखने में सफल होता है और उस घायल आदमी को अपनी पुलिस की गाड़ी में रखकर हॉस्पिटल के लिए रवाना होता है।